इसमें पहले तो भाई धीरे-धीरे अपन ये ट्रेस करते हैं कि इनमें कैसे अंतर कर पाएँगे, कि 2 चीज़ों में कैसे विभेद करेंगे। एक तो ये मनुष्य के अंदर 2 संबद्ध शक्तियाँ हैं, ज्ञान और प्रज्ञा। दोनों अलाइड हैं, जुड़ी हैं, परस्पर क्रिया करती हैं, दोनों साथ के अंदर क्रिया करती हैं। संबद्ध का ये अर्थ भी हो सकता है कि सारी शक्तियाँ हैं, वो एक्सप्रेस डिवाइन को ही करने की कोशिश कर रही हैं। ज्ञान भी चाहे इंद्रियों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जिस भी चीज को देखने का प्रयास करता है, जानता है, और तो कोई दूसरी चीज के संपर्क में आ नहीं सकते। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न है वो भी ब्रह्म है। इसका हम क्या ट्रांसलेशन करते हैं हमारी चेतना में वो एक अलग बात है। बाकी तो आप न तो इंद्रियों के माध्यम से कोई दूसरी चीज के संपर्क में आ सकते। तो ये संबद्ध शक्तियां हैं, ज्ञान और प्रज्ञा। ये दोनों कार्य करती हैं, क्रिया करती हैं। अब ये कैसे करती है, क्या है, अभी तो खैर डिफाइन कर रहे हैं। ज्ञान एक विकृत माध्यम में देखा हुआ उतना सा ही सत्य है जितना कि मन टटोलते हुए प्राप्त कर सकता है। विकृत माध्यम भी पहले तो लिटरल अर्थ इसका, ये जो अफोरिज्म है, लिटरली इसका क्या अर्थ हुआ। विकृत माध्यम है, कोई शीशा है, वो यदि धूल जम रही है उसके ऊपर, या टूटा हुआ है, या इन इटसेल्फ वो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है। कई ऐसे हैं जो देखो आदमी को कैसा मोटा है, पतला है, कैसे-कैसे उसको विकृत कर देती है आकृति को। और वो ही उसके अंदर और अलग-अलग तरीके के विकार के हों, या एक गंदा पानी हो, कीचड़ हो, उसके अंदर कितना रिफ्लेक्शन आ सकता है। तो ज्ञान एक विकृत माध्यम में, अब वो विकृत माध्यम अपने आप में क्या हो सकता है? भौतिक तत्व भी हो सकता है, जिसके अंदर कितना रिफ्लेक्शन आता है। एक कैरिकेचर है, मतलब एक भोंडा चित्र है, कहीं एक रियलिटी आपने देखी, वो यहाँ आके हमको इंद्रियों से नज़र आ रहा है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, ये है, वो है। जबकि कृष्ण प्रेम कह रहे हैं कि कृष्ण के अलावा और कोई चीज़ देखना, तो ये तो सो मैनी डिल्यूटेड वेज ऑफ सीइंग, कि हम काम नहीं कर रही, हमारी इंद्रियाँ भी काम नहीं कर रही। जब अर्जुन को दिव्य चक्षु दे दिए, तब वो जो रूप देख रहा है, तो मतलब वो तो था, खाली चक्षु का ही फ़र्क है उसके अंदर। तो ये वाली बात कि एक तो माध्यम जो है, वो विकृत है। अब वो माध्यम आपका यदि मन है, तो मन फ़िलहाल जिस तरीके का है, उस तरीके का है। वो माध्यम, कहने का मतलब अभी जो स्थूल भौतिक हमारा ढाँचा है, उस माध्यम में वो बहुत कम रिफ्लेक्ट कर पाता है। इसीलिए वो कह रहे हैं विभूति। विभूति के अंदर, सबके अंदर जो डिविनिटी सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पाती है। तो विभूति योग के अंदर वो कह रहे हैं, सर्पों के अंदर मैं ये हूँ, ऋषियों के अंदर ये हूँ, जल के अंदर ये हूँ, इसके अंदर ये हूँ। बाकी तो सब जगह परमात्मा के अलावा और कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती। तो एक तो ये हो गया कि एक विकृत माध्यम, आप उनके अंदर ढूँढते हैं। विज्ञान इसके अंदर ढूँढता है कि पता नहीं मेरे को इसके अंदर कुछ मिल जाए। व्यक्ति जीवन के अंदर सुख देखने की, पता नहीं मेरे को इसके अंदर क्या मिल जाए, एज़ इफ सामने कोई रूप है, एज़ इफ सामने कोई व्यक्ति अलग से है, जिसके माध्यम से जिसको आप आलिंगन कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उसको परिवार मान बैठ रहे हैं, या सारे संसार को हर व्यक्ति अपने-अपने तरीके से देखता ही है, और वैसे ही उसके साथ वो जो है ये संसार व्यवहार करता है। तो एक विकृत माध्यम में देखा हुआ उतना सा ही सत्य है जितना कि मन टटोलते हुए प्राप्त कर सकता है। अब इसके अंदर मन की जहां तक बात है, अपने आप के अंदर मन अपने आप के अंदर यदि शुद्ध भी हो, पहले तो ये हम कहें कि वो शुद्ध है क्या?
मन यदि ज्यादा से ज्यादा कोशिश भी करे तो क्या कर सकता है? भाई पहले तो हम ये कहें कि मन विकृत है। मैं ये कह रहा हूं कि मन यदि अपनी आइडियल स्टेट के अंदर भी है तो वो कितना उसके अंदर प्रवेश कर सकता है? भाई ये हमको एक समझने की बात है। तो मन टटोलते हुए, यदि वो टटोलते हुए उसके अंदर प्रवेश कर रहा है, टटोल रहा कब? जब आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही। मतलब अंधकार है, कमरे के अंदर आपने प्रवेश किया, आप उसको टटोलते टटोलते चल रहे हैं, तो आपको न तो उसका स्वरूप नजर आ रहा, टटोल रहे हैं कोई टच करके कोई चीज जिस तरीके की है, अब उसको कैसा मान बैठेंगे, उसमें पूरी पिक्चर कभी आ नहीं सकती। जैसे अंधा जो है वो हाथी को टटोल रहा है और उसका वर्णन कर रहा है। किसी के हाथ सूंड आ रही है, किसी के हाथ कुछ आ रहा है, और हाथी तो चलो एक छोटी सी चीज है, ये तो एक सुप्रीम रियलिटी है जो अनंत आयामी है, और कितनी कितनी इसके अंदर चीजें हैं। अब उसको यदि एक जने ने पकड़ के कहता है कि मेरे को साक्षात्कार हो गया और परमात्मा की जो रियलिटी है वो अद्वैत है, वो ये है, वो ये है। अब ये टटोलते हुए, पहले तो अपने आप में मन का हमने पढ़ा था कि कैसे जो भौतिक चेतना है वो प्राण में प्रवेश कर जाती है योगिक साधन में, प्राणिक चेतना मन के अंदर प्रवेश कर जाती है। दूसरे हमने ये देखा कि जिसको मनस कहते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से सूचना लेता है, जो कि बड़ा ही इनडायरेक्ट तरीका है, जबकि क्रम होना चाहिए उल्टा। ये पूरा विवेचन डीपली अपन ने किया था कि एक्चुअल में देखना चाहिए बुद्धि को, और मन को ये देखना चाहिए बुद्धि के आधार पे, अच्छा ये ऐसे है। नहीं तो क्या देखो आप, पौंडीचेरी आश्रम में यदि आपको श्री अरविंद की पद्धति न पता हो, आप यूं ही चले गए, अब खाली इंद्रियों के माध्यम से या कितनी भी आप में इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से यदि चीजों को देखें और आकलन करें, क्या समझ पाएंगे उसका? वहीं आप उस पद्धति को बड़ा अच्छे से समझते हैं तो आप तुरंत ही सारी चीजों को यथास्थान रख पाएंगे। आप ये देख लेंगे कि अच्छा इस कारण ये सारे सारे इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट्स कर रखे हैं, ये बातें सारी आप उस परिप्रेक्ष्य में समझ में आने लगती हैं। रविकांत जी कह रहे हैं, हेलो रविकांत जी। रविकांत जी, तो यहां तक कि ये कह रहे हैं ज्ञान एक विकृत माध्यम में देखा हुआ, माध्यम अपने आप में विकृत है। यदि वो साफ साफ भी हो तो भी मन कितना देख सकता है, और यदि मन भी अपनी आइडियल स्थिति के अंदर हो तो भी वो कितना देख सकता है। पर ये तो दोनों ही, ये आइडियल भैया, आइडियल स्थिति क्या हुआ मन का? अभी तो मन अपना जो है उसमें शरीर प्राण में प्रवेश कर जाता है, प्राण जो है मन के अंदर प्रवेश कर जाता है। अभी जितना भी माइंड है वो सारा का सारा सेवा में लगा हुआ है हमारे भौतिक की और प्राण की। विज्ञान आपको क्या कर रहा है, कोई मूलभूत सत्य थोड़ी ला के दे रहा है। आपके जीवन की आवश्यकताएं हैं, चीजें हैं, उनको कैटर करने के लग रहा है। और क्या कर रहा है अभी, जितने भी आविष्कार हैं वो आपको आपकी चेतना से परे या फिर आपके जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज में थोड़ी प्रवेश कर रहा है। आपको ये देख लीजिए, कोई साइकोलॉजिकली बेटर ऑफ किया है इसने? इसने तो समस्याएं पैदा करी है एक तरीके से, भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान कर दी, उसका प्रयास कर रहा है। पर वो भी एक समय बाद में आपको काटने लगती है यदि आपको साइकोलॉजिकल आधार, वो ढांचा यदि वो नहीं हो
तो उन संस्कृतियों के अंदर जिनके अंदर खूब प्राचुर्य है इसका, खूब उनको मिल चुका है, वो उतने ही ज़्यादा डिप्राइव्ड कंडीशन के अंदर हैं। उनके एकाकीपन है, मतलब इतनी सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे। इसलिए उनको जो नशा है, ड्रग्स है, क्यों? क्योंकि जीवन को मैं फेस नहीं कर पा रहा। और यूँ दिखने तो भौतिक साधन-संसाधन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए पहले से। जब हमारे पास इन सूचनाओं का और का इतना साधन नहीं था, तब ये वाली इतनी समस्याएँ थी नहीं। तो आज अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो मनुष्य जाति कोई बेटर ऑफ हुई नहीं है। तो मन अपनी आदर्श स्थिति के अंदर चीज़ों को देख सकता है, उनको यथास्थान रख सकता है। अभी तो वो सेवा में लगा हुआ है, ये तो कोई मन की आदर्श स्थिति नहीं है। ये वाली चीज़ जो पशु कर रहा है, वो हम और बेटर करना दूर रहा, हम तो उतना भी नहीं कर पा रहे। पशु तो कोई खाना खाने के बाद शांति से, हम तो कितना भी अपने को मिल जाए, तो भी कोई कंफर्टेबल पोज़ीशन में थोड़ी होते हैं। तो माध्यम विकृत है, इस जगत के अंदर या जिसके अंदर हम देख रहे हैं। पहली बात तो अब चेतना है, सपोज़ मैं एक उदाहरण दूँ। आप अपनी बिल्ली को लेके चले गए अमेरिका, उसको घुमा लाओ, क्या रिपोर्ट देगी वो? आप उसको वहाँ के संसद भवन जहाँ पूरी प्लानिंग चल रही है, ये है, वो है, वहाँ घुमा लाए, क्या दे देगी आपको? उसकी बजाय एक मनुष्य का बच्चा है, उसको समझ जितनी भी लिमिटेड है, पर उसका जो एक्सप्रेशन होगा, उसका जो वर्ज़न होगा, वो उससे बिल्ली से तो मच मच बेटर होगा और एक बिल्कुल अलग स्तर के ऊपर होगा। कि जैसे एक गाय को कह दिया जाए कि मनुष्य बना देंगे, तो वो कह देगी, "भई मेरी जो-जो समस्याएँ हैं, वो नहीं रहेगी।" अब उसकी जो समस्याएँ हैं, उसका दायरा कितना है, आप ये सोचो। तो वो तो यही कहेगी, ये वाली चीज़ें मेरे को जो इतनी समस्या होती है घास चरने के अंदर, या मिलता नहीं है, या मनुष्य मेरे को इस तरीके से करता है, बड़ी लिमिटेड तरीके की समस्या हो सकती हैं, उसकी चेतना के अंदर। और वो नहीं होगी तो देखो मेरे लिए स्वर्ग किस तरीके का हो जाएगा। तो उस चेतना के अंदर संसार की जो संकल्पना है, उसकी जो समस्याएँ हैं, मुद्दे हैं, कितने लिमिटेड होंगे? अगर उसको ये बताया जाए, पशु को, कि ये चेतना के अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी भई, तो वो कह रहा भई तो फिर बाद में समस्या ही क्या है इसके अंदर? मनुष्य इतना परेशान क्यों है? मेरे को जिन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, जो समस्याएँ हैं, वो तो उसके है नहीं, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको ये समझ नहीं आ रही कि जैसे ही चेतना में एक लेवल आप ऊपर जाते हो, इसकी जो संभावनाएँ हैं, वो कितनी अनंततः खुल जाती हैं आपके सामने। और अभी तो हम मन अपने आप के प्रॉपर स्वरूप में, उसके वैभव में आया ही नहीं। माइंड भी कहाँ अपने प्रॉपर वैभव में काम कर रहा है। तो एक विकृत माध्यम में, माध्यम जो है, उसके अंदर बड़ा विकृत माध्यम है, आप उसके अंदर करना चाहें। कि सपोज़ आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई चीज़, सामने जो पर्दा आपने लगा रखा है, वो बड़ा ही गंदा है। और इस तरीके का है कि पीछे से कहीं कोई छेद है, कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, कि किसी को कुछ भी बना देती है। तो जो आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वो मूवी भी आपको अच्छी नहीं दिखने वाली। अपने आप में मूवी निर्दोष है, प्रोजेक्टर निर्दोष है, सारी चीज़ें हैं। जिस माध्यम में देख रहे हो, वो अपने आप में इस तरीके का है कि वो बहुत कुछ छिपा लेता है, विकृत कर देता है, पता नहीं क्या-क्या क्या कर देता है। जैसे कि मैंने कहा, अलग-अलग तरीके के लेंसेज़ हैं, कितना रूप को चेंज कर देंगे। तो विकृत माध्यम में देखा हुआ उतना सा सत्य है। तो आप कहते हो मैंने हाथी हाथी का तो सेंस आता ही नहीं ना आपको। तो आप सारे वर्णन कर लेंगे, आप कभी भी सब टोटल, सपोज़ जितने करोड़ या अरब लोग इस जगत के हैं, यदि बिना आँख के एक ही हाथी को, और ये हाथी बहुत बड़ा हो, उसको टच भी कर लें, आपने कहा हाँ, हाँ, हमने टच किया, और वो जो वर्णन कर रहे हैं वो ठीक भी कर रहे हैं। पर वो उनका जो एक्सप्रेशन है, उनका वर्णन है, उसका औचित्य तभी है जब आप कह दो ये हाथी है। तब हाँ, ठीक, ठीक। अब चीज़ें पर्सपेक्टिव में आई, नहीं तो करो क्या आप उसका?
तो वैसे ही जगत के अंदर आपने सूचनाएं प्राप्त कर ली, उनको जोड़ जाड़ के आपने कोई चीज, हाँ ये ऐसा है, पर ये जगत क्या है भाई, ये कर क्या रहा है? जब तक वो नहीं आए तो इनको फिट इन कहाँ करो, आपके पास पिक्चर तो कोई बनती नहीं। तो मन टटोलते हुए प्राप्त करता है, जितना थोड़ा बहुत वो टटोलते हुए प्राप्त करता है, और वो भी एक विकृत माध्यम में करता है। अब कितना सा आपके पास आता है देख लो, और इसके ऊपर आपकी सारी थ्योरीज हैं, सारे जितने भी वाग विलास हैं, वो सारे इसके ऊपर स्थापित हो जाते हैं। प्रज्ञा उसकी बजाय वो है जो दिव्य दर्शन का नेत्र आत्मा में देखता है, वो सीधे देख लेता है। अगर ये वाली चीजें भी देखे, तो एक तो देखने वाला नेत्र है, दिव्य दर्शन है, उसका जो नेत्र है उसने सीधे ही देख लिया, जो है वो चीज देख ली। हालांकि इससे कोई बहुत ज्यादा चीज हो गई ये बात नहीं है, पर आपको दिख गया, टटोलते हुए आपने प्रवेश किया। अब इसके अंदर लाइब्रेरी है, या ये एक कमरा है, या एक बाथरूम है, या ये क्या है, तो आपके हाथ में, यदि आपको ये सेंस ही नहीं है, कोई नई जगह आप आ गए, लाइट वहां जल नहीं रही क्योंकि टटोल रहे हो आप, टटोल इसी ले रहे हो। पहले तो जो नेत्र आपको मिला हुआ है उसमें ही प्रकाश नहीं है, अब लाइट तो कमरे में जल रही है, मैं अंधा हूं, तो एक तो इनसफिशियंसी मेरे नेत्र की हो गई, सामने जिस माध्यम के अंदर है वो अस्पष्ट है, तो दोनों ही चीज मिल गई आके यहां तो मैं जिस जगह प्रवेश किया अंधकार के अंदर, अब मेरे को ये पता नहीं ये भवन है या ये कोई होटल है या क्या है। अब इसमें जब मैं टच कर रहा हूं कोई चीज को, अब वो क्या है उसके स्वरूप का पता नहीं लगा पा रहा। भाई गोल गोल है, थोड़ी सी सॉफ्ट सी महसूस होती है, ये ऐसी है, ये तरल है ये, अब उससे कुछ कुछ पिक्चर बनाने की कोशिश करते हो आप। तो सारी जितनी भी पद्धतियां हैं, हाँ भाई ये इस तरीके का स्वरूप है, सब कोशिश कर रहे हैं, विज्ञान अपने तरीके से कोशिश कर रहा है, दूसरी आपकी साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी अपने तरीके से, सब अपने अपने तरीके से टटोल रहे हैं। और टटोल रहे हैं उसको माध्यम क्या, कोई जो है पर्सनल संबंध है उनके अंदर खोजने की कोशिश कर रहा है, कोई जड़ तत्व में खोजने की कोशिश कर रहा है, पर कोई पता नहीं किस चीज के अंदर खोजने की कोशिश कर रहा है। ये इस तरीके का माध्यम है। तो पहले तो माध्यम विकृत, और जो आपको दिया हुआ है जो जो उपकरण, उसके ये प्रकाश है नहीं। और एक बार प्रकाश आ जाए, जैसे आपको कोई इंस्पिरेशन आ गई, इंट्यूशन आ गई, रिवील कर दिया, एक कौंध आपके आ गई, एक बार बिजली की कौंध आ गई, आपने तुरंत देख लिया, अच्छा ये है, पूरा पर्सपेक्टिव आपकी आंखों के अंदर आ जाता है। ठीक है, एक बार आया इसका मतलब ये नहीं कि आप, पर एटलीस्ट अच्छा मैं यहां हूं, तो ये यहां ये चीजें हैं। प्रज्ञा वह है जिसे दिव्य दर्शन का नेत्र आत्मा में देखता है, आत्मा में उसको, तो आत्मा में देख रहा है, विकृत माध्यम में नहीं देख रहा। पहले तो ये देखिए आप, और फिर बाद में यहां देखने वाला कौन है, मन टटोलते हुए देख रहा है, और यहां प्रज्ञा क्या है, दिव्य दर्शन का नेत्र है। तो ये दोनों ही चीजें चेंज हो गई, वहां जिस चीज के अंदर देखा जा रहा है और जो देखने वाला है, वो दोनों ही बेचारे इनसफिशियंट है, यहां दोनों को ही ठीक कर दिया गया। जो माध्यम है जिसके अंदर वो रियलिटी रिफ्लेक्ट कर रही है वो आत्मा है, तो उसके अंदर बिल्कुल सही सही उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। और देखने वाला कौन है, दिव्य दर्शन का नेत्र है, तो वो रियलिटी को देख पाता है। तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन तो ये हुआ। तो जीवन के अंदर कितनी उथल पथल और जितना सारा प्रयास है, कितनी फिलोसॉफीज हैं, कितने दर्शन हैं, सारे टोटली आज तक क्या कर रहे हैं, कोशिश, टटोलते हुए कोशिश कर रहे हैं। किसी को थोड़ा सा ग्लिम्स मिल जाता है, उसके आधार के ऊपर एक पद्धति बना लेता है, उसके ऊपर पूरे जगत का वर्णन करना शुरू कर देता है, मेरे को ये अनुभव हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया। हर जना अपने तरीके से कोशिश करता है। और यदि ये वाली चीज ये पता चल जाए, एक रिवील हो गई, इसीलिए आप ये देखिए रेवलेशन की कितनी वैल्यू है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो हमारे वेद हैं वो आज भी हमारे आधार हैं, हमारे पुराण हैं, वेदांत है, उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आपके अनुभव कितना भी आपको प्रकांड अनुभव हो गया हो, तो भी वो क्या कह रहे हैं, ये आपके अनुभवों की वैल्यू उतनी है यदि वो वेद की बात को आगे लेके चल रहे हैं। यदि वेद वाली बात को आगे नहीं लेके चल रहे,
तो उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। अब बताइए कितनी जबरदस्त बात है। अदरवाइज आपके पास क्या आधार है? हर जना कहेगा नहीं मेरे पास ही सत्य की मोनोपोली है। वहां वो ये कह रहे ना किसी के पास नहीं। वेदों के अंदर पूरा से पूरा एक्सप्रेशन है, रिवील्ड है, वो तो रिवील हो गई वो चीज। तो दिव्य दर्शन जो है ना, उसका नेत्र उसने आत्मा में देख लिया, और वो भी एक झलकी नहीं। ऐसे थोड़ी कि एक झलक ले लिया आपने। वो आपको उसकी पूरी प्रक्रिया को, इसलिए उसके अंदर वो सारा जो रूपक है वो अग्नि का पूरा वॉल्यूम श्री अरविंदो ने डेडिकेट कर दिया हिम्स टू द मिस्टिक फायर। मिस्टिक फायर कौन? अग्नि। किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? माँ की जो क्रिया है वो कैसे अनफोल्ड करती है यहाँ जगत के अंदर, वो आपके अंदर एक मिस्टिक फायर के रूप में है, आपके संकल्प के रूप में है, अभीप्सा के रूप में है, माँ की क्रिया के रूप में है। सारा कार्य व्यापार तो उसी का है। वो जगदम्बा आपके अंदर कोई अगर छोटी सी एक पशु चेतना के अंदर बैठ के अपने आप को देखती है, तो ऐसा क्या कार्य व्यापार है उसका? आपके अंदर किस किस तरीके से अनफोल्ड करती है। तो एक तो चीज हो गई ये इसका लिटरल है कि इस तरीके की ये क्रिया है। अब मैं इसके अंदर एक एक आपको उदाहरण देने शुरू करता हूं, जो आपको थोड़ा सा इसमें अंतर दिखाएगा। तो एक तो कि क्या इसके अंदर अंतर है। तो सबसे पहले तो हमने शायद ये पढ़ा भी था, पर फिर भी मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये अपनी जो पुस्तक है सनातन धर्म वाली, उसकी कमेंट्री के अंदर है। पेज इसका है 300। 300 से शुरू हो रहा है, ये तो प्रसंग बड़ा लंबा है ये, पर अपने उपयोग के लिए कि दोनों के मैं थोड़े थोड़े आपके उदाहरण देता हूं, और आप इसके ऊपर थोड़ा देख के कि ये क्या है। जैसे सपोज शुरू में परिभाषा अपन ने कि ये लाइनें तो हम गलत न समझें, जो ये अफोरिज्म कह रहा है उसको लिटरली कि ये अर्थ है इसका। अब हम इसको थोड़ा सा और इसमें क्या मंथन करके कितना नजदीक जा सकते हैं इसके। श्री अरविंद का यह कथन कि वह शिक्षा जो केवल ज्ञान देने तक ही अपने आप को सीमित रखती है, क्यों नॉलेज की बात कर रहे हैं हम, कोई शिक्षा नहीं है। जबकि यहाँ तो सारा यही है कि भी शिक्षा जो है ज्ञान के लिए है, और ज्ञान अपने आप में ऐसी चीज है जो पवित्र करता है। सबसे ज्यादा पवित्र करने वाली चीज क्या है? ज्ञान। इतना प्रचलन के अंदर है ये बात, सबसे ज्यादा पवित्र करने वाली चीज है ज्ञान। और ये यहाँ कह रहे हैं कि जो शिक्षा अपने आप को खाली ज्ञान देने तक सीमित रखती है वो तो शिक्षा ही नहीं है। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। अब इसका कहीं भी मंथन करो, अब क्या करो इसका? तो हम कैसे तो अपनी स्टडीज को ऑर्गेनाइज करें, एजुकेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आज तक तो इसका ये तो सारे तुले हुए हैं इस चीज के ऊपर कि हम तो ज्ञान दे रहे हैं, जबकि इसका तो आज वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उसमें तो कहीं दूर दूर तक जो हमारी पहले आदर्श स्थिति थी शिक्षा की, वो भी देखने नहीं मिलती। और भारत के अंदर तो जो स्थिति है वो है, क्योंकि पहले तो ये पहले कह रहे थे कि ऐसी जीवन विहीन आत्मा की ये चीज है, ऐसी आत्मा जिसके अंदर लाइफलेस है। और पश्चिम के अंदर लाइफ तो है, सोल नहीं है। अब भारत के अंदर एक विचित्र चीज हो गई कि पहले आत्मा थी, लाइफ नहीं थी। अब ना लाइफ है ना आत्मा है, दोनों ही चीजें नहीं है। लाइफलेस और सोललेस दोनों ही हो गई, क्योंकि हम खाली इमिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मूल कोई चिंतन नहीं है, कोई चीज नहीं है। वो ही चीज यहां हम स्थापित करना चाह रहे हैं। वो जो उनके फेंके हुए टुकड़े हैं उनको उठा के देखो, ये शिक्षा आजकल है इस तरीके की। तो अभी तो कोई शिक्षा से लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। पर ये एक कि वह शिक्षा जो केवल ज्ञान देने तक ही अपने आप को सीमित रखती है, कोई शिक्षा नहीं है। तो यह प्रश्न खड़ा कर देता है कि आखिर ज्ञान के अलावा वह और कौन सी चीज है जिसकी की शिक्षा से अपेक्षा रखी जाती है। शिक्षा कर क्या रही है भाई, या शिक्षा से हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं।
सर्वप्रथम यह तो निर्विवाद रूप से स्वीकार्य होना चाहिए कि किसी संस्कृति में किसी समय विशेष पर मानव अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्व के माने जाने वाले विषयों से संबंधित सूचना की विस्तृत राशि प्रदान करना ही शिक्षा नहीं हो सकती। डिटेल्ड आपने उसको ज्योग्राफी का सेंस दे दिया, आपको साइंस बता दिया, ये बता दिया, और उसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन कर दिया फील्ड का। विज्ञान के अंदर या चिकित्सा के अंदर आप गए तो आपको कह दिया ये डेंटिस्ट है, उसका आपको डिटेल, और उसका भी पूरा पता नहीं। उसमें भी आप ये देखें, कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं उसके अंदर। इसी का एक उदाहरण देते हुए श्री अरविंद एक स्थान पर कहते हैं, किसी बढ़ई के लिए कदाचित ही ये कोई अच्छी तकनीकी शिक्षा होगी। कारपेंटर के लिए ये टेक्निकल एजुकेशन ये अच्छी नहीं हो सकती यदि उसे यह सिखाया जाए कि पेड़ों को काटकर वह अपने लिए लकड़ी कैसे प्राप्त करे, परंतु वह यह कभी न सीखे कि मेज, कुर्सी और अलमारियां कैसे बनाए, या फिर उसके कार्य के लिए औजार कौन से आवश्यक हैं। आपको सारी शिक्षाएं दी जा रही है, पर आपको कोई ये नहीं बता रहा कि आपके मन है, आपके शरीर है, आपके प्राण है, आपके अंतरात्मा है, इसमें प्राधान्य किसका है, किसको तो सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। अभी की शिक्षा तो आपके भौतिक को और आपके प्राण को, इनको भड़का देती है। जिनके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है उनको भड़का देती है, और आपको जगत से ज्ञान या आपकी जो आवश्यक चीजें हैं वो कैसे प्राप्त करनी है वो कोई कुछ नहीं बताता। इसमें तो खाली ये बताता है कि आपकी जो तृष्णाएं हैं, आपकी जो ये मांगे हैं, इनको कैसे दूसरों को कुचल के आगे जाऊं, मैं क्या हूं उससे नहीं, मैं क्या दिखाता हूं, वो सारी शिक्षा इसकी बात कर रही है। तो शिक्षा के अभी क्या मानक हैं, क्या चीजें हैं? कुछ नहीं। शिक्षा में आपको बताया ही नहीं जा रहा कि आपके ये पार्ट्स ऑफ द बीइंग है, या बीइंग है भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो बताओ इसका शिक्षा से क्या लेना देना है? कारपेंटर को यदि ये बताओ कि पेड़ इकट्ठे कर लिए, पेड़ों को काटकर वो लकड़ी कैसे प्राप्त करे, चीजें बनाना नहीं जाने, आपने अंग्रेजी सीख ली पर साहित्य का मतलब क्या है? अंग्रेजी का ज्ञान थोड़ी आपको सावित्री में प्रवेश करवा देगा। या आपने स्वरों का बड़ा ज्ञान कर दिया, पर संगीत वास्तव में क्या है? इसीलिए देख लीजिए, आप सारी विधाएं सीख रहे हैं, पर कुल मिला के वो किसकी सेवा में है? संगीतकार है तो अपनी मान, बड़ाई, पैसा, धन, प्रतिष्ठा उसकी सेवा में है। आप कितने भी किसी भी चीज में पारंगत हैं, कुल मिला के सेवा उसी की कर रहे हैं। आपको ये सेंस ही नहीं कि आपके अंदर कोई डीपर चीज भी है, या जगत से आपको ज्ञान कैसे इकट्ठा करना है। आपको सूचनाएं दी जा रही है टीवी के ऊपर, इसके ऊपर, उसके पीछे से देख ही नहीं पा रहे यार बात क्या है ये। आपको अचानक कह दिया जाएगा कोरोना, आप भी कह दोगे हाँ हाँ ये, अचानक वो गायब हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं ये इसके कारण गायब हो गया। चीजों के पीछे ही नहीं देख पा रहे हम, बताइए क्या हो रहा है। तो भी हमारी शिक्षा पद्धति ठीक यही काम करती है। आपको मैथ सिखा देगी, ये सिखा देगी, कैसे आपको सूचनाएं इकट्ठी करनी है, उसमें टेक्नोलॉजी को कैसे काम में ले करना है, सारी चीजें बता देगी। पर इसका मूलभूत बात क्या है? आपकी साइकोलॉजी का आधार क्या है? समाज चल किस चीज के ऊपर रहा है? क्रांति आ गई पूरी की पूरी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अभी तक कोई इस बात के ऊपर नहीं आया कि इक्वलिटी और जो फ्रीडम है ये फ्रेटर्निटी के बिना आधारित नहीं हो सकती। जब तक भ्रातृत्व न हो ये आधारित नहीं हो सकती। अब ये एक बेसिक बात है जो मंथन आज तक मनुष्य जाति इस पर आई नहीं। श्री अरविंद ने कह दिया तो भी उसके आधार पे जो लोग पढ़ते हैं वो भी नहीं समझ पा रहे। तो आपको जितनी भी इवन श्री अरविंद की भी जो पुस्तकें हैं, आपके लिए सूचना से ज्यादा कुछ नहीं है। आपके लिए तो उदय ही नहीं होती वो। ऐसा प्रशिक्षण व्यक्ति को अधिक से अधिक एक इमारती लकड़ी का व्यापारी तो भले ही बना सकता है। ये जो प्रशिक्षण है आपको ये तो कर देगा कि मेरे संगीत की नुमाइश ऐसे कर लो। आप चीजें बनाना जान रहे हैं, उसको प्राप्त करना जान रहे हैं, पर उसके मूल में नहीं जा सकते। ये नहीं समझते ये हो क्या रहा है ये। परंतु कोई कुशल बढ़ई नहीं, अच्छे कारपेंटर नहीं हो आप, थोड़ा सा विचारक है, थोड़ा सा कोई चिंतन करता है, तो देखिए वो नई चीज, नए विचार, अभी वो प्रज्ञा के ऊपर नहीं गया है। तो आप जैसे कह रहे थे वो प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा तो बड़ी अलग चीज है। वो उनके पीछे भी जाके वो
अदरवाइज जो इतने विचार करते हैं चिकित्सा के बारे में जाके, जैसे एक पुस्तक अभी मैं देख रहा था, मेडिकल निमेसिस, उसने बहुत बरसों तक अध्ययन करके, हालांकि वो समझ में आनी बड़ी मुश्किल है क्योंकि जिस भाषा के अंदर वो है, कि भगवान आपसे जब बहुत नाराज हो और मनुष्य जाति के ऊपर अभिशाप फेंके, तो वो मेडिकल साइंस भेजता है आपके ऊपर। ये चिकित्सा पद्धतियां आज जितनी भी फैली हुई हैं, वो ऐसे है कि भगवान का कोप आपके ऊपर आया है, उसका अभिशाप आया है आपके ऊपर। तो चिकित्सक है, चिकित्सा पद्धतियां हैं, अरे भाई ये तो करना ही पड़ेगा। फिर आपकी ये इतनी सारी जांचें पैदा हो जाती हैं जो आपको जन्म से लेके मृत्यु तक व्यक्ति के रूप में नहीं देखती है, केस स्टडी के रूप में देखती है। ये एक ऐसा केस है, एक सेंटेंस आपको ऐसा बोलेगी, जो वहां आप डॉक्टर के पास जाओगे, ओहो आपके तो ये इतनी ब्लॉकेज है, ओहो आपके तो इतना ये है, आपके तो कैंसर लास्ट स्टेज के अंदर है। वो व्यक्ति कहीं नहीं जाता, या अगर जाता तो सुखद तरीके से जाता, आपने उसका अभिशप्त कर दिया उसके जीवन को। तो यदि हम बारीकी से देखें तो कितना बड़ा अभिशाप है ये, अब हमने इस दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं। मतलब उसको समझना, और जिस तरीके की भाषा में वो कह रहा है ये बातें, बड़ी गंभीर बात है। पर इन सारों के बावजूद मतलब वो इतने डीप एनालिसिस के अंदर गया है, तो उसको हम ये कह सकते हैं अरे ये तो चीजों के पीछे जा रहा है, और फिर भी वो मूल चीज के पीछे नहीं जा रहा। जहां तक तुरंत व्यक्ति को पहुंच जाना चाहिए कि सारी क्रिया ये कार्य कारण तो है ही नहीं कोई। तो वेद कहता कार्य कारण क्या है, ये तो माँ की जगदम्बा की इच्छा है, इसलिए वो सारे को अग्नि अग्नि के रूप में प्रादुर्भूत कर देता है सारी चीज को। अतः सूचनाओं से कहीं अधिक आवश्यक है उनका समुचित उपयोग करने वाली वह शक्ति, जो एक उचित क्रम और परिप्रेक्ष्य में इन सूचनाओं को रखना जानती हो, और उपलब्ध सूचनाओं से अभिभूत, सीमित या बद्ध हुए बिना किसी समुचित निर्णय पर पहुंच सकती हो। आपको एक ब्लॉक दिख रहा है, आप एक पत्थर देख रहे हो, पर उसके अंदर मूर्ति तो है, कलाकार है, उसको देख लेता है। अब जो खाली आंखों से बंधा हुआ व्यक्ति है वो कहे यार मेरे को तो नहीं नजर आ रही। थोड़ा सा कल्पनाशील व्यक्ति है, उसको एक खुली जमीन, एक बंजर सी भूमि मिली, उसके अंदर उसने पूरा भवन भी देख लिया, उसने बगीचा भी देख लिया, उसने उसके अंदर कोई जो संस्था वो खोलने वाला है, उसने उसकी सारी टोपोग्राफी को देख के पूरा उसने देख लिया और निर्माण कर दिया। अब बताइए ये दूसरा तो कहे भी ये क्या बात है। और प्रज्ञा का नेत्र है, वो आत्मा के अंदर देख लेता है, उसको नजर आ जाता है। माँ कह रही है मातृ मंदिर मैंने ये देखा, और जब मैंने बुला के उनको बताया, वो कह रहे माँ ये तो हमने बहुत कैलकुलेशन किए, वो आर्किटेक्ट्स थे, बेस्ट आर्किटेक्ट्स, वो भी क्या ऐसा तो संभव नहीं है। माँ कह रही है संभव बिना संभव की बात क्या है इसके अंदर, ये तो मैंने देखा है। जैसे आप कहीं जाएं, भ्रमण करके आए, आपने कोई भवन जिस डिजाइन का देखा हो या कोई चीज ऐसी देखी हो, आप आके कहें अपन भी वैसा बनाते हैं, दूसरे कहीं ऐसा संभव नहीं है, आप कहे संभव क्या, मैं तो देख के आया हूं, ये तो एक्चुअलिटी है। ये कोई पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी इस तरीके की बातें नहीं है, ये तो एक्चुअलिटी है। बड़ा लंबा समय उनको लगा कि हाँ आप कह रहे हैं वो ठीक है, बन तो सकता है। तो प्रज्ञा का नेत्र देख लेता है, बाहरी चीज को पता है ही नहीं, वो तो बाद में उसके आकलन भी नहीं कर पाती, उसको कोई जरूरी नहीं है इस बात का। तो वास्तव में आप जो क्रिएट करते हैं, यदि आपकी इंद्रियां भी बाहरी सारी चीजों से बद्ध है, तो आप नई चीज क्रिएट नहीं कर सकते, नया आयाम नहीं ला सकते। देखिए जीवन में कोई भी नई चीज करता है इमेजिनेशन के आधार पे, और इमेजिन आप क्या चीज करते हो जो है नहीं, उसको आप जो एक्चुअलिटी में ले आते हो। तो यहां तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो नया विकास हो रहा है वो भी आपकी नई नई ये चीजें आती है, पर फिर भी दायरा वही रहता है, उसी गोल चक्कर के अंदर घूमते रहते हैं। कितने भी नवाचार आ जाओ, नई टेक्नोलॉजी, नया ये, तो इसमें तुरंत प्रज्ञा का नेत्र क्या कहता है, यार इस स्तर के ऊपर आप अनंत काल तक भी चक्कर काटते रहोगे रहोगे तो यही। भाई यदि कोई पशु की चेतना अनंत काल तक वैसी बनी रहे तो उसके अंदर क्या आप आशा कर सकते हैं। उसके अंदर मनुष्य के साथ जितनी जटिलताएं हैं, जितनी और संभावनाएं हैं जो खुलती है, वो तो एक स्तर चेतना के अंदर विकास से आता है।
तो यदि ये बात आपके समझ में आ जाए, तो आप मनुष्य के दायरे पे या इसी दायरे के अनंत चक्कर काटते रहें, या मनुष्य की जो लेटेंट फैकल्टीज है उन्हीं का एक परिवर्धन करते रहें, आपकी शरीर की क्षमताओं का, प्राण की क्षमताओं का। हालांकि अपने स्तर पे ये संभव भी नहीं है, पर यदि संभव होता और आप कर भी लेते, तो क्या हो जाता? पशु की जो क्षमताएं हैं, उसको जो जो चीजें मिली हैं, कुत्ते को मान लो सूंघने की शक्ति है, उसकी 1 लाख गुना बढ़ा दिया जाता, तो क्या होता? इनफैक्ट उसका जो एक बैलेंस है वो बिगड़ जाता, उसके खुद के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा हो जाता। इसीलिए मनुष्य के हाथ के अंदर श्री अरविंद ये कह रहे हैं, विज्ञान ने ऐसी शक्तियां सौंप दी, और उसका प्रयोग करने वाली चेतना जो है वही अहमबद्ध चेतना है। तो इसलिए आज हमारे सामने जितना भी जो संकट है, वो तो एग्जिस्टेंस का संकट है। न हमको भोजन उपलब्ध है, न हवा उपलब्ध है, न पानी उपलब्ध है। और जो आपके जो ये स्टीफन हॉकिंग जैसे हैं, ये तो कह रहे हैं भाई ये जगत थोड़े समय बाद में जीने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए ये खोज कर रहे हैं मंगल के ऊपर, चांद के ऊपर, कि जीवन दूसरी जगह तलाशना ही पड़ेगा। धरती अब सस्टेन नहीं कर सकती जिस तरीके से हम इसको काम में ले रहे हैं। ये बात समझ नहीं आती। तो आप ये देख लीजिए कि कैसे धीरे धीरे ग्रेडेशन है इसका। तो आपकी इंद्रियां, यदि मन न हो तो इंद्रियों का क्या उपयोग है? मन के पीछे बुद्धि न हो तो मन का अपने आप में क्या उपयोग है? बुद्धि के पीछे यदि डीपर इंटेलिजेंस या प्रज्ञा या ये चीज न हो, क्या उपयोग है उसका? घूमते फिरेंगे आप। मतलब इंद्रियों की शक्तियां बड़ी तेज भी हों, आपको जो है इंग्लिश का बहुत अच्छा ज्ञान हो, आपका शब्दकोश बड़ा इतना जबरदस्त हो, आपको जितनी डिक्शनरियां हैं वो याद हैं, तो भी क्या एक सेंटेंस सावित्री का प्रवेश कर पाएंगे? तो ये तो आयाम ही दूसरा है। साथ ही यदि बौद्धिक क्षमताएं विकसित न हो, तो कदाचित सूचनाओं का भी अपने आप में उतना ही अर्थ निकलता है जितना अंधों द्वारा किए हाथी के वर्णन का। क्या कर लो उस वर्णन का। इसीलिए आप कहो, भाई हमारे ऋषि हैं, वो ये कह रहे थे कि भी इस आयाम में आप यदि अनंत काल तक भी और ग्रेटर सर्कल्स भी काटते रहोगे, यहां इसका उत्तर नहीं है। तो दूसरा कहता है, यार आप कैसे कैसे कह सकते हैं? आप भी कह सकते हैं कि आपने हाथी का वर्णन एक एक इंच और इंच का भी जो लाखवां हिस्सा अगर पूरे को ट्रेस भी कर लिया, आंख आपके है नहीं, आप जोड़ो कैसे वो सारी इंफॉर्मेशन को? जब तक हाथी, ये एक पर्सपेक्टिव आपके आंखों में न हो, आपके दिमाग में यदि एक चित्र न हो, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी जोड़ के भी आपको हाथी की चित्र नहीं दे सकती। वो आपको कभी ये नहीं बता सकती अंधे को कि हाथी होता है। तो आप कह रहे मैंने तो इसका केमिकल एनालिसिस किया है, मैंने इससे एनालिसिस किया है, मैंने मन से इतना ये कर लिया। अरे तूने कर लिया, इसीलिए तो गुरु के पास जाने की तेरे को जरूरत है, आप तो वचन की इसीलिए जरूरत है। नहीं तो जो लोग इतना डीप एनालिसिस करते हैं मैटर का, इसका उसका, वो तो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं आज तक। क्यों नहीं? इसलिए नहीं। इसीलिए ज्ञान के भवन का निर्माण करने के लिए आवश्यक है स्मृति, निर्णय, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क शक्ति आदि क्षमताओं का विकास। कुछ सूक्ष्मता के साथ इन क्षमताओं की क्रिया पर विचार करने पर हम पाते हैं, मतलब आपके लिए ज्ञान के भवन का, आप ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे इस जगत के अंदर? आपके अंदर पहले तो मेमोरी, अभी तो मेमोरी की क्षमता है ही नहीं। इसीलिए उसका ध्यान बच्चे का एक चीज पे केंद्रित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए क्या कर रहे हैं? खेल खेल के अंदर अंग्रेजी सीखो। इसको हमने तो इतना पिक्टोरियल्स देने शुरू कर दिए अंग्रेजी की किताब के अंदर। अरे बच्चे का कुछ तो देख के तो इंद्रियों को आप इंप्रेस अपॉन करते हैं कि अरे इसका ध्यान लग जाए, कम से कम शक्ति नहीं है। और पहले सारी की सारी खाली स्मरण के आधार के ऊपर था। ये तो कोई बहुत दूर की बात नहीं है, ये तो चैतन्य महाप्रभु के समय भी था। उस समय जो वो पुस्तकें थी, पहले तो मूल ग्रंथ ही नहीं थे, और फिर बाद में उसके ऊपर टीकाएं तो थी ही नहीं। तो कोई टीका अगर किसी ने कर दी, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने टीका करी, अब वो उसके ऊपर जो टीकाएं थी अपने आप के अंदर, वो फिर भाई कैसे करो आप?
तो ये किसी उसमें विश्वविद्यालय में जाते थे, वहां पढ़े, पूरी की पूरी स्मरण करके 1, 2, 3, 4 जो ग्रंथ इनको लाना होता था, वो लाते थे अपने विद्यालय के अंदर, फिर बाद में नया विद्यालय खोलते थे। एक अलग तरीके का माहौल था। यदि आप उस समय को, तो ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है एज सच। तो स्मृति, अभी तो स्मरण शक्ति है ही नहीं। निर्णय, आप निर्णय कैसे करो? हमारे तो निर्णय हमेशा ही गलत हैं एकदम। किस आधार पे निर्णय करो? कल्पना, कल्पना हमारी कितनी बोनी है। कल्पना यदि आपको कह दिया जाए कि कल्पना करो, मतलब जो ऊंची से ऊंची कल्पनाएं हैं पश्चिम की, वो भी हमारी जो कल्पना है, यदि कल्पना कहा जाए रामायण में, महाभारत में, अब बताइए वो क्यों नहीं कर पा रहे? उनको किसी ने रोका है? पूरी संस्कृति मिलके भी एक ऐसी चीज अभिव्यक्त नहीं कर पाती जो हमारे यहाँ करी गई है। कौन सी चीज है? उनको किसी ने रोका नहीं। कल्पना शक्ति तो एक सब्जेक्टिव चीज है, आंतरिक चीज है। उस पे तो बाहरी आपको अगर कैद खाने में भी कर दिया जाए तो भी कल्पना देख लो। पूरी संस्कृति मिलके भी उस कल्पना का, उसका निचला पार्ट तक भी नहीं पहुंच पाती, उसके शीर्ष की तो बात छोड़िए। प्रत्यक्षीकरण, ये सारी चीजें ज्ञान के भवन का निर्माण करती हैं। भवन है ये खाली, रहने वाला अंतर्वस्तु जो व्यक्ति रहने वाला है वो तो और सुप्रीम चीज है। भवन कितना भी विशाल हो, यदि महल भी है पर राजा यदि उसमें नहीं है, राजकुमार नहीं है, या जो उसके अंदर अंतर्वासी उसके नहीं है, क्या काम का वो महल? हमारे यहाँ तो महल का ही अभी निर्माण नहीं हो रहा, भवन का निर्माण नहीं हो रहा। तर्क शक्ति, जिसको हम तर्क कहते हैं, वो तो कुतर्क है। वो तो कैसे हमारी भौतिक सुख सुविधाएं, प्राण की सुख सुविधाएं, ये सारे को कैसे मैं जुटा दूं, ये काम मन कर रहा है। तो आप जैसे पूछ रहे थे आइडियल, मतलब आइडियल है कहाँ अभी? आदि क्षमताओं का विकास। कुछ सूक्ष्मता के साथ इन क्षमताओं की क्रिया पर विचार करने पर हम पाते हैं कि ऐसी किसी भी क्षमता या शक्ति की समुचित क्रिया, अगर सही क्रिया इनमें से किसी की भी होती है, अपने अंदर अनेकों अन्य क्षमताओं की क्रिया को भी समाविष्ट किए रहती है। जैसे निर्णय, आपका ऑब्जर्वेशन फॉल्टी है तो निर्णय सही कैसे करोगे? आप यदि सही चीजें देख ही नहीं रहे, आपकी इंद्रियों के अंदर त्रुटि है, या आपके प्रेजुडिसेस हैं, इसीलिए कुछ का तरीका सोचने का ये है कि कोई एक घटना घट गई, कोई अपराध की घटना हो गई, जूरी बिठाई, उसके अंदर एक जना नहीं, जूरी का जैसे सिस्टम है, तो उसमें 10 जने लिए, तो उनसे पहले ये पूछा, जी आपको पता है इस दुर्घटना का, या ये जो ये वारदात हुई? कहीं मेरे को तो दूर दूर तक इसका पता नहीं। ठीक है, ऐसे जनों को उठाओ जिससे कि कोई पक्षपात प्रवेश करने न पाए, उसकी जाति का न हो, उसका धर्म का न हो, उसके देश का न हो, ऐसे जनों को उठाया। तो उसके अंदर आप ये सोच रहे हैं भी, अदरवाइज तो आपके पक्षपात होंगे, मेरी जाति का है, मेरे प्रांत का है। यही आपके निर्णय को कितना प्रभावित करती हैं ये चीजें। हालांकि ये उठाने से भी कोई क्या फर्क पड़ जाता है? हमारे निर्णय तो इंद्रियों के ऊपर आधारित हैं। डीपर परसेप्शन तो तुरंत कह देगा, रे ये कोई कुछ ऐसी बातें नहीं है। इसीलिए कोई एक चोर नहीं, कोई एक डाकू नहीं, कोई कुछ नहीं, पहले सुनना ही नहीं आता। राम जी बैठे हैं, राजा लोग हैं, भेष धर के अपनी जो है उसके अंदर, साम्राज्य के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, यार जाओ देख के लाओ, कोई एक तो ऐसा व्यक्ति लेके आओ जिसके समस्या है। एक व्यक्ति नहीं मिले। सेना है वो सीमाओं की सुरक्षा के लिए है, अंदर कोई इस तरीके की चीज ही नहीं है। तो आप इसको ये सोचिए कि खाली ये एक विचार अपने अंदर कितनी कितनी सारी चीजें लिए रहता है। यहां तो आप हर गली नुक्कड़ उसके ऊपर कैमरा लगा रहे हैं, पाठशाला में कैमरा लगा रहे हैं। जो आपके टीचर हैं वो स्टूडेंट से सुरक्षित नहीं है, स्टूडेंट है वो टीचर से सुरक्षित नहीं है। अब बताओ, उसके अंदर आप कह रहे हैं हम शिक्षा देंगे, तो शिक्षा का तो आधार ही नहीं है। तो हम पहला ये प्रश्न नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कैमरे की टेक्नोलॉजी अच्छी कर दो। इस विचार तक नहीं आ रहे कि ये होना ही क्यों चाहिए। ये कौन सा विकास है? जैसे विकास की बात करी जा रही है, अब ज्ञान, एक छोटी सी बात मैं उदाहरण दूंगा आपको। तो ये कह रहे विकास हो गया, इतनी सारी मेट्रो ट्रेन चल गई, इतनी सारी ये जो है बुलेट ट्रेन चल जाएगी, पर आपके जीवन की एक्चुअल वैल्यू है उसमें क्या ऐड कर दिया इसने? आपने जल्दी से यात्रा कर ली,
या खूब आप यात्रा करते हैं, सुखद यात्रा कर ली, पर जीवन का जो वास्तविक मूल्य है आपका, उसमें क्या इजाफ़ा कर दिया? आपको ये सारी चीज़ें मिला के भी, एक कण भी आपको थोड़ा-सा साइकोलॉजिकली बेटर ऑफ नहीं कर सकती। तो आपको ये सारी चीज़ें मानती क्या है? खाली एक माँस का लोथड़ा? क्या हो आप? पर ये मंथन है ही नहीं। और सारे कह रहे हैं नहीं, इतने ट्रिलियन इकोनॉमी तो हमको बनानी ही चाहिए। अगर ये बन जाएगी तो ये विध्वंस हो जाएगा। वही हमने पहले भी बात करी थी कि आप कहो जीडीपी बढ़ाओ, जिसके अंदर आपके सर्विस सेक्टर है और एक दूसरा जो है प्रोडक्शन सेक्टर। अब सर्विस वाला जितना ही बड़ा होगा उतने ही विकसित देश हो आप। सर्विस है बिना चेतना के हो नहीं सकती। किसी नर्स को आपने उसकी तनख्वाह 8 गुना कर दी, जीडीपी दिखा देगी 8 गुना हो गई, तो उससे सेवा 8 गुना मिल जाएगी क्या आपको? टीचर है, उसकी नौकरी आपने अगर 4 गुना कर दी, जीडीपी में तो एक साथ उछाल आ जाएगा। पर उससे शिक्षा का स्तर, उसमें क्या इतना सा भी फ़र्क पड़ सकता है? ये बेसिक मंथन है, इसमें तो कोई प्रज्ञा-वृज्ञा की बात भी नहीं है। ये बातें ही नहीं कर रहे। हम इतने सारे पेस्टिसाइड काम में ले रहे हैं, एक्चुअल में आके तो वो आपके पेट में ही आ रहे हैं। मतलब माँ के दूध से बच्चे के पेट में इतने पेस्टिसाइड जा रहे हैं, तो माँ कितना कंज़्यूम कर रही होगी, भोजन में उसमें कितना रहा होगा। तो आप जो एक्चुअल आपके शरीर की पुष्टि के लिए है, इसमें प्रज्ञा की क्या आवश्यकता है? ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है, वो भी नहीं हो रहा। तो ये सारी इस चीज़ के ऊपर है टटोलते हुए कि आप अपने आप को समझते क्या हैं? आप अभी उसके ऊपर ही नहीं आ रहे, आप अपने आप को मानते क्या हैं? तो सारा विज्ञान आपको तो कुछ नहीं, जड़ तत्व मानता है, जिसके अंदर कुछ आपके ये कुछ प्राणिक जो है प्रोपेंसिटीज़ हैं, उनको पूरा करो, तो आपके जीवन का जो भी कुछ कर सकते हो, वो करो। तो सारा आपका चिकित्सा शास्त्र है, सारी शिक्षा है, सारा शासन, प्रशासन, गवर्नेंस सब टोटल आपका सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो सिस्टम है, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सब प्योरली इसी के इर्द-गिर्द घूम रहा है। आप इससे पीछे इसको तोड़ के कि यार बात क्या चल रही है ये? समाज के अंदर चल क्या रहा है? सब टोटल बाज़ारीकरण है। जितने भी इवेंट्स आप बना रहे हो आजकल, सब टोटल का बाज़ारीकरण है। ये तो आप सीधे-सीधे, मतलब इसमें कोई गहरी बात की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्रज्ञा की आवश्यकता नहीं है। प्रज्ञा तो आपको एक दूसरे आयाम में लेके चली जाती है, पर यहाँ इस ज्ञान तक ही नहीं आ रहे। ये जितनी सूचनाएँ हैं, करें क्या अब इस सूचनाओं का? इनको आपस में जोड़ना कैसे चाहिए? ये परिप्रेक्ष्य हमारे पास नहीं है। प्रज्ञा इसके अंदर ये हेल्प करेगी कि आप जोड़ किस स्तर तक सकेंगे। क्या माँ इंद्रियों से नहीं देख रही थी? क्या माँ को कॉमन सेंस नहीं था ये? एक-एक डिपार्टमेंट के अंदर वो देखिए कि पैकिंग के अंदर, शब्दा के अंदर पैकिंग ये इस तरीके से करनी है। माँ ने जो स्टैंडर्ड्स वहाँ मेंटेन किए, यहाँ इस तरीके से, जिम्नेशियम ऐसा होना चाहिए, अपना स्पोर्ट्स ग्राउंड ऐसा होना चाहिए, टॉप क्लास, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट। बच्चों को न्यूट्रिशन ऐसा दिया जाना चाहिए, डिटेल के अंदर परफेक्शन। तो क्या वो उनको ये सारी पूरा स्पेक्ट्रम उनके पास था, भौतिक से लेके पूरा ऊपर से ऊपर? तो ये थोड़ी वो दरकिनार कर देती थी इन चीज़ों को। पर जब आपके पास और डीपर सेंस हो, तो आपके पास ज़्यादा बड़ा आयाम होता है काम करने का। ज़्यादा महारत से काम कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में यदि ज्ञान भी हो, तो भी वो एक सीमा से ज़्यादा नहीं लेके जा सकता। जैसे आँखें बहुत ज़्यादा तेज़ हों आपकी, मतलब इतनी तेज़ हो कि दीवार से आर-पार भी चली जाए, पर कर लो क्या उसका, यदि आपके पास उसको सँभालने वाली शक्ति नहीं है, क्या करो उसका? तो आप ये देख लीजिए कि कितने आपके ये जो अधिकारी हैं, कितनी ज़्यादा शिक्षा लेते हैं, सब काम करते हैं, बड़ी डिग्रीज़ है उनके पास, पर वो सारे के सारे जाके सेवा किसकी कर रहे हैं? ऐसे कि, मतलब राजनीति में देखो आप, किनके पाँव छूते हैं वो? तो एक बेसिक चीज़ समझ नहीं आ रही। साथ ही अधिकाधिक बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, आत्मपरक और आंतरिक विकास के साथ ही साथ, इनकी क्रिया का स्वरूप भी सर्वथा बदलता जाता है। ये मैंने आपको कहा। भई एक बच्चा जो है, जीवन को जिस तरीके से लेता है, उसी परिवार में है, अपने माँ-बाप को भी जिस तरीके से देखता है, उनकी क्रिया को जिस तरीके से आकलन करता है,
जब आप में थोड़ा बौद्धिक विकास होता है, आप अपने आप को, जगत को, जो घटनाएँ हैं उनको आप देखते हैं, अच्छा अब मैं समझ रहा हूँ। अरे भई इन कंडीशंस में और आप क्या कर सकते थे? तब आपके अंदर धीरे-धीरे कैथोलिसिटी, आपके अंदर फिर ये जो इतना है ना, इसका हाथ काट डालो, इसने चोरी करी है, इसकी आँख फोड़ दो, इसका ये कर दो, या फिर जो जिस तरीके के हम निर्णय सुनाते हैं, भई यदि इसी तरीके की रियलिटी होती तो श्री अरबिंदो तो ऐसा कोई वर्णन ही नहीं कर रहे। जिस तरीके का कोलाहल हमको मीडिया में या इसमें सुनने मिलता है, यदि जगत ऐसा ही होता, तो फिर तो अलग-अलग इसके सारे वर्णन हैं। अलग-अलग क्यों? तो आपका जो बौद्धिक विकास है, मनोवैज्ञानिक विकास है, आप में संगीत की, कला की, आप उसमें से वो चीज़ निकाल पाएँगे। अब वही चीज़ कोटेशन हम पढ़ रहे हैं या उसका मंथन, आप पूरा भी प्रयास करें या इन शब्दों से भी आप कितना जा सकते हैं, वो तो आपके आंतरिक कहीं अनुभूति, कोई आपके अंदर एक्सपीरियंस, आप कितना गहराई पे, और उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आज मेरी जो उच्चतम क्षमता है, वो कल जो आएगी उसके लिए कोई उच्चतम थोड़ी होगी। तब तो विकास है। मनोवैज्ञानिक, आत्मपरख, सब्जेक्टिव और आंतरिक विकास के साथ ही साथ इनकी क्रिया का स्वरूप भी सर्वथा बदलता जाता है। आपको इंग्लिश उतनी ही आती है, आपने पढ़ा, पर धीरे-धीरे आपका साहित्य में प्रवेश होना शुरू हो गया, तो किताबों को देखने, सोचने, समझने का आपका तरीका चेंज हो जाएगा। ये थोड़ी है कि आपने जो ग्रामर पढ़ी थी, आप दोबारा उसके नियम पढ़ के आ गए, नहीं। ग्रामर तो आपने पढ़ ली पहले, भाषा आपने हिंदी है, अंग्रेजी है, जो भी भाषा, उसका ज्ञान आपने बेसिक एक ज्ञान ले लिया, आपकी स्कूलिंग पूरी हो गई। पर अब जो आप साहित्य में प्रवेश कर रहे हैं, देखो उसका स्वरूप कैसे चेंज हो जाता है। इसी कोटेशन को आप पहले देख रहे थे, अब जो आपने जो और लिंकेजेस बनाए, तो आपका भाषा का ज्ञान थोड़ी परिवर्तित हो गया। कौन सी चीज है जिसमें अंतर आ गया? ये हमको धीरे धीरे ये देखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे बौद्धिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, आत्मपरक विकास, आंतरिक विकास, अब ये भी अलग अलग हैं, और आप घुले मिले भी हैं, पर आप फिर भी कह सकते हैं कि ये शेड ऑफ डिफरेंस है। बौद्धिक विकास आ गया हो, आंतरिक विकास न हो, आंतरिक विकास आ गया, बौद्धिक पूरा उतना न हो। हाँ, ले आएंगे, परक विकास है, सारे अलग अलग हैं ये। तो इनके साथ ही जिस तरीके से उसी जगत को आप देख रहे थे, उसका स्वरूप बदल जाएगा। जैसे ही आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, पहले तो आप एक व्यक्ति के विषय में कोई विचार बना के बैठे हैं, दूसरा वो कहेगा अरे ये तो तेरे भले के लिए कर रहा था ये काम। ओहो, तो उसके सारे एक्ट्स को देखने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, अब मैं पूरे शुरू से लेके अब तक की इसकी क्रियाओं को देख पाता हूँ, इसलिए ये ऐसा काम कर रहा था। हाँ, एक व्यक्ति की क्रियाएं, अरे ये ऐसे कैसे कर रहा है, बाद में जाके पता चला इसके पेट में तो भयंकर दर्द था। ये तो ऐसी स्थिति के अंदर ये तो चकरा के गिर गया। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि सुबह से ये ऐसे, इसका व्यवहार भी थोड़ा बदला हुआ सा था, या फिर बाद में ये थोड़ा-सा इम्पेशेंट था। अब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अपनी स्टडीज़ पे ये ध्यान नहीं दे पा रहा था, या जो भी था उसके साथ ये इस तरीके का व्यवहार कर रहा था। हाँ, तो आप कह रहे हैं हाँ, हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ। तो वैसे ही जीवन में जब ये चीज़ें आएँगी, तो आप एक्चुअल जीवन को जिस तरीके से लेते हैं, वो सारा चेंज हो जाता है। सर्वथा बदलता जाता है, जटिल, परिष्कृत और विकसित होता जाता है। क्योंकि जिन आधारों पर ये शक्तियां अपनी क्रिया को स्थापित करती हैं, स्वयं उनका स्वरूप बदलता जाता है। इसीलिए एक स्थूल दृष्टि वाले व्यक्ति की बजाय मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक विकसित व्यक्ति में इन शक्तियों की क्रिया का स्वरूप, उनका कार्यक्षेत्र, उनका प्रभाव आदि सभी कहीं अधिक परिवर्तित, परिष्कृत और विकसित हो जाते हैं। इसलिए आप ये देखिए कि जो घर के ऊपर माँ है, जिनका सारों के प्रति जिस एक भाव है, बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, नहीं इसको ऐसा दंड मिलना चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए, माँ जानती है भी ये बच्चा है। वैसी जो थोड़ी सी चेतना में विकसित हो चुका, वो जानता है भी इसके साथ इस तरीके का व्यवहार, भारतीय संस्कृति बहुत अच्छे से जानती थी, एक ही अपराध के लिए सबको अलग अलग दंड दिया जाएगा। ब्राह्मण है, उसको जितना दंड दिया जाएगा, उससे आधा दंड दिया जाएगा क्षत्रिय को, वैश्य को उससे आधा और शूद्र को उससे आधा।
ब्राह्मण क्योंकि उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपनी चेतना के अंदर इनसे सबसे ठीक हो। तो ये परीक्षा चल रही थी। युधिष्ठिर के और दुर्योधन भी इनको किसको बनाना चाहिए? कहा कि इसने सारों ने एक अपराध किया, सबको एक एक ही तरीके का दंड मिलना चाहिए। नहीं हो सकता ये। तो जैसे ही आप थोड़ा-थोड़ा भीतर जाते हैं, देखिए सामान्य जीवन के अंदर भी आपका व्यवहार कितना चेंज हो जाता है। परंतु अब मूलभूत प्रश्न ये उठता है कि क्या इन या इन जैसी अन्यान्य शक्तियों या क्षमताओं का अधिकतम विकास, चाहे मानव जीवन और कर्म के लिए ये क्षमताएं कितनी भी महत्वपूर्ण और अभिभूतकारी ही क्यों न प्रतीत होती हों, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए? तो शिक्षा क्या इसके ऊपर कि इसकी मेमोरी पावर जबरदस्त हो, इसका निर्णय, तर्क शक्ति, जबकि अपनी डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो उसके अंदर अलग-अलग चरण अपने बताए हैं। आपके पास वो पुस्तक है, फेजेज़ हैं उसके अंदर, मानसिक शिक्षा के अलग-अलग फेज हैं। कैसे निर्णय, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, फिर जजमेंट, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। जिस प्रकार उपयोग करने वाली बौद्धिक शक्ति के बिना स्वयं सूचनाओं का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, उसी प्रकार स्वयं इन बौद्धिक शक्तियों या क्षमताओं का समुचित उपयोग करने वाली चेतना के बिना न केवल इन शक्तियों का भी कोई अर्थ नहीं होता, अपितु सच्ची चेतना के अभाव में अधिकांशतः ये गंभीर बाधाएं बन जाती है, जबरदस्त बाधाएं बन जाती है। तो आपने कहा मैंने इतना प्राणायाम किया, इससे मेरे ये दिव्य नेत्र खुल गए, मेरे आगे पीछे की ये सारी चीजें खुल गई, आपके लिए जबरदस्त बाधा बन गई। यदि तुरंत आपके अंदर उसको माता जी को ऑफर करने का भाव न हो, तो ये बाधाएं बन गई। कोई भी जो शक्तियां हैं, मतलब श्री अरविंद कह रहे हैं कि आप में इतनी शक्ति आ गई कि आपके इशारे मात्र से जो हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उन्होंने अपनी दिशा, अपनी गति, अपनी कक्षा चेंज कर दी। तो भी आप क्या हो? कुछ नहीं। आप कुछ भी नहीं हो। जहां धन संपदा या पद प्रतिष्ठा और जीवन में तथाकथित सफलता मिलने पर ही व्यक्ति के लिए अपना सच्चा मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखना बड़ा ही कठिन या लगभग असंभव हो जाता है, जिसके कारण अधिकांश आध्यात्मिक अभ्यासों में इनसे सर्वथा दूरी बनाए रखने का बल दिया जाता है, वहीं जिन अधिक विशालतर बौद्धिक एवं सूक्ष्म शक्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके मिलने से व्यक्ति की शक्ति सामर्थ्य और भौतिक जगत और जीवन के साथ ही साथ आत्मपरक प्रभाव क्षेत्र कहीं अधिक विशाल हो जाते हैं, ऐसे में केवल एक आंतरिक चेतना पर प्रतिष्ठित व्यक्ति ही है जो इन सभी शक्तियों से सर्वथा अप्रभावित रहते हुए अपनी सत्ता के सत्य के अनुरूप इनका समुचित उपयोग कर सकता है। इसलिए एकमात्र अंतरात्मा ये काम कर सकती है। तो शिक्षा में बार बार, योग साधना में बार बार श्री अरविंद हमेशा कि एकमात्र आपका साइकिक है, वो ही सेफली डील कर सकता है, नहीं तो साधना में या कहीं भी आपके लिए कोई सिक्योर ग्राउंड नहीं है। आपके लिए आशंका बनी हुई, आप हमेशा ही ठोकर खाएंगे ही। वस्तुतः ये शक्तियां और इनसे कहीं अधिक विशालतर शक्तियां तो ब्रह्मचर्य के अभ्यास के द्वारा, क्योंकि आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर हम कमेंट्री कर रहे हैं, तो उनका पहला जो सिद्धांत था हम पढ़ के भी गए हैं, ब्रह्मचर्य का अभ्यास। तो इसके अभ्यास के द्वारा ये जो विशालतर शक्तियां हैं, ये तो स्वतः ही विकसित और परिवर्तित होने लगती हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि शक्ति के संचय और भंडार से जो विलक्षण शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जिनका वर्णन हमें रावण, हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों के चरित्रों से भी मिलता है। प्रकांड विद्वान थे ये अपने क्षेत्र में, कम थोड़ी थे रावण वगैरह। अब तो वैसा कोई मिलता ही नहीं। आप यदि उनका उच्चतम परिवर्धन भी कर दें, क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, आप पूरे के पूरे जगत हैं, लोक हैं, उनका निर्माण कर देते। देवताओं को वो अपने गद्दी के नीचे रखता था, उनको दबा के रखता था पांव के नीचे। जो मनुष्य की क्षमताओं के और उनके विकास में सहज प्राप्त ज्ञान के क्रमशः भयंकर प्राणिक व मानसिक दुरुपयोग के प्रतीक हैं, वे कदापि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकती। तो ये उसके आगे फिर बाद में कल अपन इसको थोड़ा और देख लेंगे, इसके और कुछ उदाहरण में कल देखते हैं कितना कर पाते हैं, कल या परसों। तो धीरे धीरे आप कुछ तो इसके अंदर प्रवेश कर पा रहे होंगे कि ये जो है हमारा देखने, सोचने, संसार को कैसे हम देखते हैं, वो दृष्टिकोण बदल जाता है इसमें। हाँ विवेक।
हाँ भैया, ये तो और क्लियर हो रही है, लेकिन अभी भी चीज़ें पूरी स्पष्ट नहीं हो पा रही, कुछ-कुछ हाँ, तो वो तो मुश्किल है। स्ट्रेसफुल है। वो मुश्किल है क्योंकि हमारा दृष्टिकोण कोई ये तो ठीक है, हमको एक प्रवेश द्वार मिल रहा है, पर जीवन का आयाम या जो धरातल है, वो तो वैसा का वैसा ही है। तो ये बातें समझ ही नहीं आ सकती, क्योंकि समझ में आने के बाद ये धरातल वैसा रहता नहीं। हम इसको कल या परसों और 2 दिन इसका प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ हम विराम देते हैं। ये भारतीय संस्कृति की बुक 301 पेज नंबर से पढ़े हैं ना? हाँ, ठीक है, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री